हेलो एवरीवन। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने आर्टिकल्स को देखा था और इसमें हमें कवर करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ कितने हमारे आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखिए प्राइमरली जो स्टार्टिंग में हमारे 395 आर्टिकल्स थे और उसी में हमने कुछ आर्टिकल्स जोड़े हैं, कुछ हमने जो है हटाए हैं आर्टिकल्स अमेंडमेंट के थ्रू। तो देखिए अभी हमारे पास जो है वो अपेंडिसेस में ABCD करके हमने उसमें ऐड कर दिया। तो ये मोर देन 400 आर्टिकल्स हैं, 400 मोर देन 400 आर्टिकल्स हैं। देखिए ओरिजिनल देयर वर 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 22 पार्ट्स, 395 articles and 8 schedule in the Indian Constitution. Constitution in recent form contain about 452 articles. ठीक है, 452 articles divided into 22 parts and 12 schedule. ठीक है, 22 parts and 12 schedule. Next question is how many parts, articles and schedules are there in the Indian Constitution? Original Constitution की बात करें तो देखिए ये original में 22 part, 395 article and 8 schedule था। ठीक है, देयर वर ओरिजिनली हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स? 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, और नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स और शेड्यूल की बात करें टोटल। ठीक है, तो जो है ये हमारा है 450 एबव। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल्स हैं, इसमें जो है कोई भी हमारा एग्जैक्टली नहीं है। और नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ थ्री। अभी अभी प्रेजेंटली अगर पूछा जा रहा है तो जो है तो देखिए ए जो है हमारा दिया हुआ, ए क्या है ऑप्शन? ए है 390 आर्टिकल्स, सॉरी ये है 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, ये 213 का है, तो अभी जो है चेंज हो गया है 35 पार्ट्स और 12 जो है आपके 35 हमारा जो 8 शेड्यूल है। ठीक है, 12 शेड्यूल, अभी 12 शेड्यूल, 25 पार्ट्स और मोर देन 450 आर्टिकल्स। तो ये ऐसा हो गया। टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कितने शेड्यूल्स हैं हमारे? तो 12 शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले ओरिजिनली 8 थे। देखिए देयर आर 12 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली देयर वर ओनली 8 शेड्यूल्स बट 4 शेड्यूल्स वर एडेड बाय द अमेंडमेंट एक्ट। 9th schedule was added by the first amendment act 1951। ठीक है, याद रखिएगा 9th schedule जो था, 9th schedule हमारा 8th schedule originally था, 9th schedule was added by the first amendment act 1951 related to the land tenure, land tax and railways। ठीक है, 10th schedule was added by the 52nd amendment act। ठीक है, पहला शेड्यूल था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 1951। जो 10वां शेड्यूल था वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, 1985 विच कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन। ठीक है, तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू ऐड हुआ। और नेक्स्ट हमारा है 11th शेड्यूल वॉज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, 11th शेड्यूल जो था, 11वां जो शेड्यूल था वॉज एडेड बाय 73rd, वॉज एडेड बाय द 73rd। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, 11th शेड्यूल वॉज एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट amendment in 1992 and it contains provision of panchayati raj। 12th schedule was added by 74th। ठीक है, 12th schedule added by 74 1992। ठीक है, और ये क्या था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये ऐड करता है। ठीक है, तो 8 से 12 हो गए हैं। पहला हमारा क्या था? पहला हमारा जो है 9th जो ऐड हुआ था वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, ये लैंड टेन्योर, लैंड टैक्स और रेलवेज था। 10th शेड्यूल जो है ये जो है आपका डिस्क्वालिफिकेशन था, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। और 11th शेड्यूल जो है वो आपका है 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज है 1992। और 12th शेड्यूल है म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, ये 74th अमेंडमेंट 1992। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कितने शेड्यूल्स? इट हैज़ 12 शेड्यूल्स। ठीक है, 12 शेड्यूल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स। ठीक है, 20 पार्ट हैं। ठीक है, 20 पार्ट हैं। देर आर 390 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए ये डिपेंड करता है कौन से ईयर में, 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा जो है करेक्ट है? तो पहली बात तो 20 पार्ट सभी नहीं थे, 25 पार्ट्स हैं हमारे। 395 आर्टिकल नहीं, ये भी गलत हो गया। और हमारा है 9th, 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बिल्कुल सही है, थर्ड वाला हमारा बिल्कुल सही है, तो मेरे हिसाब से सी है। हाँ ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 22 पार्ट्स। ठीक है, 22 पार्ट्स। और अभी कितने पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताइएगा। हेंस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड देर आर 395 आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन of India, hence statement 2 is also incorrect. 9th, 10th, 11th and 12th schedules were added to the just a second please.
हाँ ठीक है, तो एक जस्ट एक सेकेंड प्लीज। इसमें क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 20 पार्ट्स, तो 20 पार्ट्स ही हमारे गलत हो जाएंगे, 22 पार्ट्स हैं, ठीक है, तो ये सही नहीं है हमारा, ठीक है, 22 पार्ट्स हैं। और 395 आर्टिकल्स, इसमें कितना दिया है 390 है, तो 395 थे उस टाइम, और जो है बाकी 9th 10th 11th और 12th जो है बाद में ऐड किया गया अमेंडमेंट के थ्रू, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया by the Constitution Amendment Act, hence statement 3 is correct. Ninth schedule added by the first Constitutional Amendment Act 1951 in relation to the land reform and abolition of Jamindari system. 10th schedule by the 52nd Amendment Act 1985 related to the anti-defection provisions of the Member of Parliament and the Member of State Legislatures. ठीक है, और by 11th schedule added through the 73rd Amendment Act 1992. Panchayati Raj have given the administrative control, while the 12th schedule added 74th Amendment Act 1992, municipalities given the administrative control. Next question is, consider the following statement: the Parliament of India can place a particular law in 9th schedule of the Constitution of India. ठीक है, next हमारा है the validity of law placed in the 9th schedule cannot be cannot be examined by the court and no judgment can be made on it. तो बिल्कुल सही हमारा ए वाला हमारा सही है, ठीक है ना। देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पहले बात होती थी, लेकिन अब जो है कोर्ट कहती है कि हम इसमें जो है जो हमारा 9th शेड्यूल में जो चीज़ें डाली गई हैं पार्लियामेंट के थ्रू, उसको हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। 9th शेड्यूल डील विद द एक्ट एंड रेगुलेशन, और जो ओरिजिनली 13 प्रेजेंटली 284 एक्ट्स और रेगुलेशंस हैं of the state legislature dealing with the land reforms, abolition of Jamindari system and the parliament dealing with other matters. This schedule was added by the first amendment act 1951 to protect laws included in it from the judicial scrutiny on the ground of the violation of fundamental right. This schedule was added by the first amendment act 1951 to protect the laws including in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental right. ये पहले की कंडीशन थी. However, in 2007 the Supreme Court ruled that the laws included in this schedule after April 24 1973 are now open to judicial review. ठीक है, तो अब ये डेट याद है, अप्रैल 24 1973 ईयर ध्यान रखिएगा, अप्रैल 24 1973 के बाद जो भी इसमें जो है इंक्लूड होगा, ठीक है, वो जो है दैट विल बी ओपन टू द जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू, तो कितने 22 पार्ट्स हैं, आपको पता है 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली divided into 22 parts, but 4 new parts have been added by the amendment, ठीक है। तो these are the part 4A fundamental duties, part 9A, part 9A municipalities 9, हाँ municipalities, and 9B for the cooperative societies, और फिर आपका जो है ये ट्रिब्यूनल्स है इसमें, ठीक है, ट्रिब्यूनल्स, तो ये जो हमारे हैं, और आर्टिकल 7 which was related to the part B state has been repealed by 7th अमेंडमेंट एक्ट 1973। तो जो पार्ट 7 था जिसमें क्या था, रिलेटेड टू द पार्ट बी स्टेट्स जो थे, ठीक है ना, हमने बताया था 3 पार्ट्स में स्टेट को डिवाइड कर दिया गया था, तो जो पार्ट बी स्टेट्स थे वो रिपील हो गया 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के थ्रू, ठीक है, 7th अमेंडमेंट 1956। दस द एक्चुअल नंबर ऑफ पार्टीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज 25, ठीक है, एक्चुअल नंबर कितने 25 है, बट द नंबरिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज 22, ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअल जो नंबर है पार्ट्स के वो 25 है, ठीक है, पार्टीज नहीं पार्ट्स हैं 25 है, लेकिन जो है अगर नंबरिंग में देखें तो 22 पार्ट्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा ए बी करके जोड़ा गया है इसको, ए और ए करके, हाँ। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द प्रोविजन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप में जो है कौन से पार्ट में है, तो हमारा जो है पार्ट 2 में है, ठीक है, सिटीजनशिप पार्ट 2 में है। देखिए प्रोविजन रिलेटेड टू द सिटीजनशिप आर कंटेन इन पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11, ठीक है, 5 से 11। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली, सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल सही है। 3 जो है फंडामेंटल राइट है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज 4A है, ठीक है, तो देखिए 4A फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, ठीक है। स्टेट जो है हमारा 4 है, स्टेट 4 पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए इसको, देखिए प्रोविजन रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट इज इंक्लूडेड इन द पार्ट 4A, ठीक है, पार्ट 4A फंडामेंटल राइट क्या है, ये पार्ट 4
just a second. Provision relating to the fundamental duties, right? नहीं, fundamental duties is included in the part 4A which was inserted in Indian Constitution in 1976. The other option is correctly matched. तो ये जो है fundamental duties वाला है part 4A है और यहाँ पे लिखा हुआ है 6A। तो ये देखिए इसमें बहुत माइन्यूट सा जो है डिफरेंस है, क्योंकि ये जो है इस रोमन में दिया हुआ है तो आपको जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो जाए इसमें, तो पार्ट 4A करिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं, आप आता है ये चीज़, पता है कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है, बट क्या होता है कि आदमी जल्दी में क्या है टिक करके चला जाता है, तो ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन पर। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, सेटिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे क्या है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसमें। देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट है पार्ट आर्टिकल 3 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नया स्टेट जब बनाया जाएगा तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत। ठीक है, सिटीजनशिप की बात करेंगे तो पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप किस में है? पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरे पार्ट में है हमारे। ठीक है, और उसके बाद जो है ठीक है, पार्ट 2 ऑफ सिटीजनशिप, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जो हमारा है फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये जो है आपका 323A, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स क्या है 323A में है, 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सेटिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्विसेजेस अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत? 3 टीयर, कौन सा है? ये हमारा पार्ट 9 है, पार्ट 9 है। देखिए 1992 73rd and 74th Constitutional Amendment Act were passed by the Parliament. 73rd Amendment is about the rural local government known as the Panchayati Raj institution. 74th is related to the urban local government. ठीक है, नगर पालिकास। एंड 73rd Amendment introduced 3-tier पंचायत सिस्टम इन पार्ट 9। ठीक है, 73rd में क्या है इंट्रोड्यूस 3-tier पंचायत सिस्टम इन पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एट द बेस इज ग्राम पंचायत, बेस पे क्या है ग्राम पंचायत है, कवरिंग द विलेज और द ग्रुप ऑफ विलेज। तो सबसे बेस पे क्या है ग्राम पंचायत है। इंटरमीडिएट लेवल जो है उसको मंडल या तालुका पंचायत बोलेंगे, मंडल या तालुका पंचायत। एंड the intermediary level body need not to be constituted in the smaller states having the population less than 20 lakhs। तो ये सब याद रख लीजिएगा, 20 लाख से अगर कम पॉपुलेशन है तो इंटरमीडिएरी जो है हमारा तालुका और मंडल वो जो है बनाने की जरूरत नहीं है। एट द अपेक्स इज द जिला पंचायत। तो अपेक्स में क्या है, अपेक्स पे है जिला पंचायत, कवरिंग द एंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का पूरा रूरल एरिया। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड इट्स स्टेट्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स कौन सा पार्ट है? तो देखिए हमारा पार्ट 9 चैप्टर 1 है, पार्ट 9। तो क्या है डील विद द लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशन से डील करेगा। ठीक है, देखिए पार्ट 11 है, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 9 नहीं है, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, तो ये 9 मत करिएगा, उसमें तो हमारा वो आ जाएगा। तो पार्ट 11 जो है वो क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। चैप्टर 1 ऑफ द पार्ट 11 इज अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, वेयर एज द चैप्टर 2 डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन देम। चैप्टर 1 में क्या है 11 में ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, एंड चैप्टर 2 डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, पार्ट 12 में क्या है, पार्ट 12 डील्स विद द फाइनेंस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। ठीक है, फाइनेंस प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। Next is which one of the following schedules of Indian Constitution lists the name of states and specifies their territories। ठीक है, तो name of space name of जो है नेम ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज, तो ये हमारा आर्टिकल 1 में है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 1 सेज दिस लिस्ट द आर्टिकल 1 लिस्ट द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज ऑफ इंडिया, स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 1 है स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, और सेकेंड इज दिस लिस्ट द सैलरीज ऑफ द ऑफिशियल्स होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस। ठीक है, तो सैलरीज वगैरह किस में है, लिस्ट 2 में है। सैलरीज कहाँ पे है, लिस्ट 2 में है, होल्डिंग ऑफिस जजेस एंड कैग। ठीक है, तो लिस्ट 2 में है ये। ठीक है, लिस्ट 2, जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है वो है लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड टेरेटरीज, ठीक है। लिस्ट 1 में है नेम, और लिस्ट सेकंड में क्या है, लिस्ट द सैलरीज ऑफ द ऑफिशियल्स होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस, जजेस एंड कैग, ठीक है। तो ये सैलरीज है इसमें, ठीक है, पब्लिक ऑफिशियल्स का, और पब्लिक ऑफिस है होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, जजेस एंड कैग। थर्ड शेड्यूल में क्या है, फॉर्म्स ऑफ फोर्थ एंड अफर्मेशन, ठीक है। फोर्थ एंड अफर्मेशन। फोर्थ में क्या है, डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। पहले में क्या है, जो है स्टेट्स है और इसकी टेरिटरीज है, नेम है उनका, ठीक है। दूसरे में क्या है, सैलरीज है। थर्ड में क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन है, ठीक है। थर्ड में क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन, और फोर्थ में क्या है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में सीट्स का एलोकेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंश्राइंड इन द थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तीसरे में क्या है, तीसरे में क्या हमने कहा कि ओथ एंड अफर्मेशन है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा है सी 1 2 4, देख लेते हैं 1 2 4। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन फॉर अ मिनिस्टर फॉर यूनियन मिनिस्टर के लिए ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन मेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है, ठीक है। तो किसके किसके लिए ओथ है ये बताना है, मिनिस्टर के लिए है, किसके, यूनियन के, और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनके लिए भी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। फॉर्म ऑफ ओथ टू बी मेड बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी ओथ ऑफ ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट का नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा, प्रेसिडेंट का नहीं है। देखिए थर्ड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फॉर्म्स ऑफ ओथ अफर्मेशन टू बी मेड बाय द फॉलोइंग, किसका है, मिनिस्टर ऑफ यूनियन, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट and the comptroller and auditor general of India, judges of supreme court and the comptroller and auditor general of India। तो ये जो हमारे हैं किस में है, आर्टिकल 3 में, आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए और किसका है, स्टेट मिनिस्टर का भी है, ठीक है। स्टेट मिनिस्टर का है कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है। The judges of the High Court, the form of oath of oath for the President of India has been given in the Article 60 of the Constitution, not included in the third schedule, ठीक है। तो अभी हमने देखा था आर्टिकल जब पढ़े थे कि आर्टिकल 60 में जो है वो है ओथ जो है किसका है, वो हमारे प्रेसिडेंट का है, लेकिन ये जो है हमारे थर्ड शेड्यूल में नहीं है। तो फर्स्ट शेड्यूल में नेम और टेरिटरीज है, सेकंड शेड्यूल में क्या है, सेकंड शेड्यूल में है आपके इमोल्यूमेंट्स हो गए, और थर्ड शेड्यूल में आपका है ओथ एंड अफर्मेशन, फोर्थ में है राज्यसभा में सीट्स, ठीक है, राज्यसभा में सीट्स। फिर से देख लीजिए यहाँ पे, ओ सॉरी, ठीक है। तो ये देखिए ये है, हाँ नहीं हाँ देखिए फोर्थ शेड्यूल में दिस डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये हो गया आपका। और अब हमारा है फोर्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट बोल दीजिए। फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट है, इफ अ न्यू स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इज टू बी क्रिएटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड। तो पहला, अगर जो है क्या करना है, हमें न्यू स्टेट जो है क्रिएट करना है, इफ़ अ न्यू स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन टू बी क्रिएटेड, तो हमें जो है पहले शेड्यूल में अमेंडमेंट, द फर्स्ट शेड्यूल कंप्राइजेज द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, हेंस इट मस्ट बी अमेंडेड इफ द न्यू स्टेट्स और ड्यूटीज टू बी क्रिएटेड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट हमारा है मैच है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 में क्या है, लिस्ट 1 में शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और लिस्ट 2 में है सब्जेक्ट मैटर। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है। फोर्थ में क्या है, काउंसिल ऑफ, नाइन्थ में क्या है, लैंड रिफॉर्म, ठीक है। ट्राइबल एरियाज, ये सब इजी है, आप इसको कर लीजिएगा। अच्छा इधर, अच्छा उसको मैच किया, देख लीजिए एक बार जो है। फोर्थ में है आपका जो है एलोकेशन ऑफ द सीट इन काउंसिल ऑफ स्टेट, सिक्स में ट्राइबल एरियाज, एट्थ में लैंग्वेजेस है, और नाइन्थ में लैंड रिफॉर्म है। एट्थ में क्या है, लैंग्वेजेस है, नाइन्थ में लैंड रिफॉर्म है, सिक्स में क्या है, ट्राइबल एरियाज है, ठीक है। अंडर just a second, under which schedule of the constitution of India can be transferred of the tribal land to private properties for mining be declared null and void, ठीक है, null and void। तो ये हमारा है किस में होगा, ये हमारा है फिफ्थ शेड्यूल में, ठीक है। देखिए सुप्रीम कोर्ट इन इट्स लैंडमार्क जजमेंट इन द केस ऑफ द Samantha versus the state of Andhra Pradesh and other declared that the
Transfer of the tribal area to the private properties for the parties to the mining is unconstitutional, void and inoperative. ठीक है. Fifth schedule of Indian Constitution, पांचवा जो schedule है हमारे Indian Constitution का, has the provision relating to the administration and control of the scheduled areas and scheduled tribes. According to this schedule, tribal लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो शेड्यूल 5 जो है हमारा, ठीक है, शेड्यूल 5 है. तो यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द और एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द एरिया शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये 5th में है. और 4th में एलोकेशन ऑफ सीट्स है, 6th में ट्राइबल एरियाज है, 7th में जो है लैंग्वेजेस है और 9th में जो है आपका लैंड रिफॉर्म है. अभी हमें फिर से मैच करना है. हमारा लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, 7th 8th 9th एंड 10th शेड्यूल है. तो हम इसको डायरेक्ट देखेंगे. देखिए 7th शेड्यूल में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. 7th शेड्यूल में है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर 7th शेड्यूल. 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस है, 9th शेड्यूल में है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड 10th शेड्यूल इज डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. 7th में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा नहीं सही है. पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, स्टेट लिस्ट में है. नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच नहीं है, तो बिल्कुल सही है ये. पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में है. सेंसस है यूनियन लिस्ट, ठीक है, सेंसस किस में है, यूनियन. एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, ये 4th शेड्यूल है, ये 4th शेड्यूल है, तो ये सही नहीं होगा, ठीक है, ये 4th शेड्यूल है. और एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल, तो ये तीसरा ही गलत हो जाएगा. देखिए 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा. रेस्ट ऑल आर करेक्टली मैच, बाकी सारा सही है हमारा, ठीक है, बाकी जो है सारा सही है, ठीक है. तो अब जो है नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कौन सा जो है 8th शेड्यूल में नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट देयर इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये किस कौन सा नहीं है, ये जो है आपका इंग्लिश, ठीक है. लैंग्वेजेस अब कौन कौन से, संस्कृत, हिंदी, उर्दू सारे हैं. लैंग्वेजेस रिकग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल. इनिशियली इट हैड 14 लैंग्वेजेस, 14 लैंग्वेजेस थे. स्टार्टिंग में कितने थे, 14 लैंग्वेजेस थे. बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेज. ऑफ दिस 22 लैंग्वेज इंग्लिश इज नॉट वन ऑफ देम. तो ये हमारा सही है. देखिए कोयलो केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल. तो ये आपका है 9th शेड्यूल से, ठीक है. ये देखिए 9th शेड्यूल लैंडमार्क केस विच अपहेल्ड द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू लॉज इंक्लूडिंग वन अंडर द 9th शेड्यूल अगेंस्ट वैलिडेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज नोन एज द 9th शेड्यूल केस, ठीक है. तो ये 9th शेड्यूल केस भी कहते हैं इसको. टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन. टू गिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन स्टेट लैंड रिफॉर्म लॉज हैव बीन इंक्लूडेड इन. तो इसको हम 9th शेड्यूल में हमने ऐड कर दिया था. देखिए the laws related to the land reform, zamindari abolition have been given constitutional protection by the schedule 9 of the constitution, which was inserted by the first amendment in June 1951. 9th schedule was introduced by the constitution of India during the prime ministership of किसके prime ministership में, तो ये जवाहरलाल नेहरू हैं. 9th schedule जो है इंट्रोड्यूस किया गया था. 9th schedule of the Indian constitution was introduced during the prime ministership of Jawaharlal Nehru. It was aided by the constitution first amendment act 1951. The main objective of this amendment act was to insert provisions fully securing the constitutional validity of the zamindar abolition law in general and certain specific state acts in the particular. ठीक है. नेक्स्ट हमारा यूनियन स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. तो हमें कितनी एंट्रीज हैं हमें बतानी है, ठीक है, कितनी एंट्रीज हैं. तो देखिए यूएन में अच्छा ये मैच कराना है. तो देखिए यूनियन में 97 एंट्रीज हैं, ठीक है, करंटली जो है 98 हैं. स्टेट में 66 है, करंटली 59 हो गई हैं, ठीक है. कॉन्करेंट में 47 है और करंटली 52 हो गई हैं. तो ये जो हमारा सही आंसर था. देखिए अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट. तो इकोनॉमिक प्लानिंग किसका सब्जेक्ट है, इन अ कॉन्करेंट लिस्ट. इज इन अ कॉन्करेंट लिस्ट. एंट्री 20 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट इज एडेड टू द इकोनॉमिक एंड द स्टेट प्लानिंग. इट इज टू बी नोटेड दैट द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर दिस एंट्री. ठीक है, तो इसी एंट्री में प्लानिंग कमीशन जो है एस्टैब्लिश किया गया था एंट्री 20 से, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में है ये.
इकोनॉमिक प्लानिंग इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। पुलिस जो है स्टेट में है, क्रिमिनल मैटर्स, रेडियो एंड टेलीविजन। तो देखिए क्रिमिनल मैटर जो है वो हमारा है स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट में, सॉरी, तो क्रिमिनल मैटर है कॉन्करेंट लिस्ट में। बाकी जो है ये रेडियो एंड टेलीविजन ये यूनियन में है, फॉरेन अफेयर्स यूनियन में है, पुलिस जो है स्टेट में है। देखिए क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू द इंडियन पीनल कोड। क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग ऑल द मैटर्स इंक्लूडिंग द इंडियन पीनल कोड आर सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। आईपीसी जो है कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, while the police is the subject of state list, foreign affairs and radio and television are the subject of the union list. Next is which of the following entry is subject of the concurrent list। कौन सा सब्जेक्ट है concurrent list का? तो people, control and family planning, ठीक है, ये जो है concurrent list है। बाकी public health and sanitation ये जो है, और जो है आपका per person tax और treasure travel, ठीक है, ये नहीं है। तो ये किस में है ये आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग इज सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। एंट्री 20A एडेड बाय द 47 अमेंडमेंट एक्ट 1976। द पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन एंट्री 6, ट्रेजर ट्रोव एंट्री 44 एंड पर पर्सन टैक्स आर द स्टेट। अच्छा ये सारे स्टेट लिस्ट हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो बाकी जो हमारे कौन कौन से बचते हैं, हमारे बचते हैं पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ट्रेजर ट्रोव और पर पर्सन टैक्स, ये स्टेट लिस्ट में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट लाइज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सा है कॉन्करेंट लिस्ट में? तो देखिए एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है। देखिए देयर आर 52 सब्जेक्ट डिफाइन एंड इन लिस्टेड अंडर लिस्ट 3, ठीक है। कितने 52 सब्जेक्ट है ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच फॉर्म द ज्वाइंट डोमेन ऑफ बोथ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनिशियली द एजुकेशन वॉज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, स्टार्टिंग में जो है स्टेट लिस्ट था, ठीक है, एंट्री 11 था। बट 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, एजुकेशन बिकेम द कॉन्करेंट लिस्ट subject which enables the central government to legislate on the subject matter of the education, ठीक है। तो अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो जो है इनेबल कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सब्जेक्ट मैटर पे जो है एजुकेशन पे लेजिस्लेट कर पाए, ठीक है। तो पहले क्या था, ये स्टेट लिस्ट में था, बट इसको जो है हमने क्या कर दिया है, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है एजुकेशन। एजुकेशन विच वॉज इनिशियली स्टेट सब्जेक्ट वॉज ट्रांसफर्ड इनटू कॉन्करेंट लिस्ट बाय। तो ये कौन से है, तो ये 42nd अमेंडमेंट है, ठीक है। द एजुकेशन विच वॉज इनिशियली स्टेट लिस्ट वॉज ट्रांसफर्ड इन दिस कॉन्करेंट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन सब्जेक्ट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा मैच नहीं, सब्जेक्ट है, लिस्ट है, फॉरेस्ट है, स्टॉक एक्सचेंज है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या है, यूनियन में आ गया, ठीक है। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, सब्जेक्ट नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट नहीं है, कॉन्करेंट नहीं है, यूनियन में है, ठीक है। फॉरेस्ट हमारा कॉन्करेंट में है, फॉरेस्ट क्या है, कॉन्करेंट में है। पोस्ट ऑफिस बैंक, सेविंग बैंक, ये जो हमारा यूनियन में है। पब्लिक हेल्थ स्टेट में है, देखिए स्टॉक एक्सचेंज एंड पब्लिक ऑफिस सेविंग बैंक आर द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट, while the public health is the subject of the state list and forest is the subject of the concurrent list, ठीक है। इनिशियली फॉरेस्ट वाज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, लेकिन अभी कॉन्करेंट में है। फॉरेस्ट क्या है, किसमें, कॉन्करेंट में, पहले जो है स्टेट में था, अभी कॉन्करेंट में है फॉरेस्ट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, हमें मैच कराना। देखिए लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट है, सेंसस, सेंसस क्या है, यूनियन लिस्ट है। स्टेट लिस्ट है, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। कॉन्करेंट लिस्ट है, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। रेजिड्यूरी सब्जेक्ट है, स्पेस रिसर्च। फिर से विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैव बीन बेयरिंग ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन पे कौन कौन है, तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। रूरल अर्बन बॉडीज है, 5th शेड्यूल है, 6th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल है, ठीक है। देख लेते हैं, तो ये होगा डी, ऑल ऑफ देम होगा। all the given provisions are the somehow related to the education. Article 45 of the part 4 directive principle deals with the free and compulsory education for children. Article 243G empowered the panchayats and the Article 243W empowered the municipalities to make provisions for education. 5th, 6th and 7th schedule are indirectly related to the education, ठीक है, indirectly related to the education. Next हमारा है which one of the following schedules of Constitution of India contains provisions regarding the anti defection law, ठीक है, regarding the anti defection law. तो ये जो हमारा है ये 10th शेड्यूल है,
ठीक है। 10th शेड्यूल विच कंटेन्स एंटी डिफेक्शन लॉ was added by the 52nd Amendment Act 1985 in the Indian Constitution. It contains provision regarding the anti-defection law and lays down the process by which legislatures may be disqualified on the ground of defection. Next question है in which schedule of Indian Constitution anti-defection law is placed? तो ये 10th शेड्यूल, ठीक है। 10th शेड्यूल refers to क्या है? ये एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद किसके लिए? एंटी डिफेक्शन। आंसर हमारा ए ही है, एंटी डिफेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनियन लिस्ट में नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखिए गैस नहीं है, बाकी बैंकिंग, इंश्योरेंस और सेंसस सब यूनियन में है, गैस नहीं है, गैस स्टेट में है। इन द गिवन ऑप्शन द सब्जेक्ट banking, insurance and census are related to the union list, but gas is state list, ठीक है। नेक्स्ट है which one of the following not included in the union list, ठीक है। कौन सा नहीं है? तो देखिए डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, रेलवेज है, एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर इज नॉट देयर, ठीक है। तो इन द गिवन ऑप्शन डिफेंस foreign affairs, railways are the subject of union list, but agriculture is the subject of state list. Agriculture किसका है? State list का है। Which one of the following is included in the state list under the 7th schedule of the Indian Constitution? 7th schedule, तो ये किसमें state list में है? 7th schedule में। तो ये हमारा रेलवे पुलिस है, ठीक है। एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, फॉरेस्ट सब जो है किसमें है? देखिए एजुकेशन लिस्टेड, इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉरेस्ट आर सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। एजुकेशन भी, इलेक्ट्रिसिटी भी और फॉरेस्ट भी कॉन्करेंट सेक्टर है। रेलवे पुलिस जो है स्टेट लिस्ट का है। इन विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड? पंचायती राज किस में है? यूनियन लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में है और आपका कॉन्करेंट लिस्ट और रेजिड्यूरी, तो ये आपका है स्टेट लिस्ट। देखिए एंट्री 5 ऑफ द स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल प्रोवाइड्स द लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इन द लिस्ट 2 कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये है क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। कॉन्करेंट में है क्रिमिनल आईपीसी, बाकी पुलिस जो है वो यूनियन स्टेट में है, सॉरी पुलिस स्टेट में है, पब्लिक ऑर्डर जो है और प्रिजेंस ये स्टेट में है। देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द शेड्यूल, वाइल द पब्लिक ऑर्डर, प्रिजन और पुलिस आर द स्टेट लिस्ट। पब्लिक ऑर्डर, प्रिजन एंड पुलिस सब स्टेट लिस्ट का। मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन आर द एंट्री इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द किस में है? ये सारा जो है मैरिज ये सब है कॉन्करेंट में, लिस्ट 3 कॉन्करेंट में है ये, ठीक है। मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन आर द subjects of the list 3, that is concurrent list of entry 5 related to the 7th schedule. Next question is the right of the government to impose taxes and fees provided in which list of the constitution, ठीक है। right of the government to impose taxes and fees, तो ये कौन से में है? ये हमारा है शेड्यूल 7th में। देखिए आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट लेजिस्लेटिव पावर्स इंक्लूडिंग द टैक्सेशन बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर। शेड्यूल 7th enumerates these state matters with the use of 3 lists, list 1, list 2 and list 3. Thus the right to impose taxes and fees by the union and state is provided by the 7th schedule of the Indian Constitution, ठीक है। 50 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द स्टेट लिस्ट? तो रेलवे पुलिस, ठीक है, वही है। बाकी कॉर्पोरेशन टैक्स, सेंसस, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग। तो ये देखिए हमारा रेलवे इज इन द यूनियन लिस्ट, ठीक है। रेलवे पुलिस की बात करें तो स्टेट लिस्ट में है। कॉर्पोरेशन टैक्स, सेंसस आर अंडर द यूनियन लिस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स और सेंसस। लेकिन इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट में, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग इज इन कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, तो लैंड रिफॉर्म किस में आता है? देखिए ये स्टेट लिस्ट में है। देखिए लैंड रिफॉर्म आर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। लैंड रिफॉर्म एक्ट has been added to the schedule 9 of the constitution by first amendment act 1951 to provide constitutional protection to the state on the matter of reform। तो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 52nd क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।